कहते हैं भावनाएं इंसान को इंसान बनाती हैं, लेकिन क्या होता है जब यही भावनाएं आप पर हावी हो जाती हैं। आप कहते हैं मैं इमोशनली वीक हूँ और कभी कभार जिंदगी से इतना थक जाते हैं कि अपने सपने, अपना लक्ष्य और तो और खुद को तक भूल जाते हैं। आज जिस किताब की समरी मैं आपको बताने जा रही हूँ उसका नाम है द पावर ऑफ नॉट रिएक्टिंग, हाउ टू कंट्रोल योर इमोशंस। मतलब रिएक्ट ना करने की शक्ति या प्रतिक्रिया व्यक्त ना करने की शक्ति, अपनी भावनाओं को कैसे नियंत्रित करें। ये किताब अपने आप में एक मास्टर की है जो आपको इमोशनली स्ट्रॉन्ग बनाती है। भावनाएं हमारी दोस्त नहीं होती, ना ही ये हमारी इनर वॉइस होती हैं जो हमें सच्चाई की ओर गाइड करें। भावनाएं उस बायोलॉजिकल रिएक्शंस के रूप में डिजाइन की गई थीं जब ये किसी की जिंदगी और मौत का फैसला करती थी। लेकिन समय के साथ हमारी दुनिया बदली और आज भावनाएं हमारी सक्सेस में बाधा डालती हैं। रिलेशनशिप जिन्हें बनाने में और विश्वास की नींव पर खड़ा करने में सालों लगते हैं, एक छोटी सी भावनात्मक प्रतिक्रिया यानी इमोशनल रिएक्शन खराब कर देते हैं। एक ही पल में हम बहुत खुश हो जाते हैं और अगले ही पल किसी छोटी सी बात पर इतना दुखी कि सब कुछ खत्म सा लगता है। ऐसी भावनाएं हमें फेलियर और रिग्रेट यानी पश्चाताप और असफलता के चक्र में जकड़ कर रखती हैं। हर रोज हम अपने फैसले इस आधार पर करते हैं कि हम उस समय कैसा महसूस कर रहे हैं। हम किसी कमेंट से ट्रिगर हो जाते हैं और कुछ ऐसा कर बैठते हैं जिसके लिए हमें बाद में पछताना पड़ सकता है। आप अपने किसी प्रेजेंटेशन के बारे में इतने चिंतित हो जाते हैं कि आप उस अवसर को जाने देते हैं जो शायद आपका करियर बदल सकती थी। आप अपने शब्दों की डोर, अपने गुस्से को थामने देते हैं। आपके दिमाग के केमिकल रिएक्शंस आपको कंट्रोल करते हैं और शायद आपको इसका एहसास भी नहीं हो पाता। लेकिन इस दुनिया के टॉप 1% हाई अचीवर्स को वो पता है जो शायद आपको नहीं पता। उन्होंने सीखा है इस ह्यूमन एग्जिस्टेंस की सबसे पावरफुल स्किल, रिएक्ट ना करने की क्षमता। एक ऐसी क्षमता जो भावना को महसूस करने की इजाजत देती है, उसे समझने की पावर देती है, लेकिन अपने लॉजिक, स्ट्रेटेजी और लॉन्ग टर्म थिंकिंग के आधार पर रिस्पॉन्स करने में कामयाब बनाती है, बजाय कि अपने दिमाग में चल रहे प्रिमिटिव इम्पल्स के आधार पर। दोस्तों, द पावर ऑफ नॉट रिएक्टिंग किताब इस बारे में नहीं है कि हम अपने भीतर आ रही भावनाओं को दबाएं और ये जताएं कि फीलिंग्स एग्जिस्ट ही नहीं करती, लेकिन ये इस बारे में है कि हम अपनी जिंदगी का कंट्रोल अपनी भावनाओं को सौंपने की बजाय अपने हाथ में लेकर उस स्पेस को मास्टर करें जो हमारे स्टिमुलस और रिस्पॉन्स के बीच में है, जिस स्पेस में हमारी पावर एग्जिस्ट करती है, जिस स्पेस में हमारे भविष्य का निर्धारण होता है। इस ऑडियो बुक को खत्म करने के साथ आप वो इंसान नहीं रहेंगे जिसने इस ऑडियो पर क्लिक किया था। अब आपके पास ऐसे टूल्स होंगे और ऐसी नॉलेज होगी, एक ऐसा मेंटल फ्रेमवर्क होगा जो आपको अपने इमोशंस कंट्रोल करने की शक्ति देगा, बजाय इसके कि आपको आपके इमोशंस कंट्रोल करें। आप सीखेंगे दबावपूर्ण वातावरण में भी, यानी प्रेशराइजिंग इमोशंस में भी शांत रहना, एक बेटर डिसीजन लेना और एक ऐसी स्ट्रेंथ हासिल करना जो विजेताओं को बाकियों से अलग करती है। चैप्टर 1, द हिडन कॉस्ट ऑफ इमोशनल रिएक्टिविटी, मतलब भावनात्मक प्रतिक्रिया की छुपी हुई कीमत। इसका मतलब क्या है? अक्सर हम सोचते हैं कि भावनाएं इंसान होने का सबसे बड़ा सबूत हैं। गुस्सा आना, दुखी होना, खुश होना, चिढ़ जाना, रो पड़ना, बहस कर लेना या तुरंत प्रतिक्रिया दे देना, ये सब हमें सामान्य लगता है। हमें लगता है कि अगर हम किसी बात पर भड़क जाते हैं तो इसका मतलब है कि हम ईमानदार हैं या दिल से जीते हैं, पर असलियत इससे बहुत अलग है। ज्यादातर समय हमारी भावनात्मक प्रतिक्रिया
यानी तुरंत और तेज प्रतिक्रिया हमारे लिए फायदेमंद नहीं बल्कि भारी पड़ सकती है। इसका असर सिर्फ उस पल तक नहीं रहता बल्कि हमारी सोच, रिश्तों, काम, आत्मसम्मान और पूरी जिंदगी की दिशा को प्रभावित कर देता है। भावनाएं अपने आप में बुरी नहीं होती। समस्या तो तब होती है जब हम भावनाओं को नहीं चलाते बल्कि भावनाएं हमें चलाने लगती है। जब भावनाएं नियंत्रण में हो तो वो हमारी ऊर्जा बनती हैं और जब नियंत्रण से बाहर हो जाएं तो वो विनाश का कारण बनती हैं। सोचिए एक दफ्तर की मीटिंग का दृश्य। आप अपनी बात रख रहे हैं, कोई आपकी आइडिया को चुनौती देता है। पहले ही सेकंड में आपको लगता है कि उसने आपका अपमान किया है। दिल धड़कने लगता है, चेहरा गर्म हो जाता है, दिमाग में आवाजें उभरने लगती हैं। ये मुझे छोटा दिखा रहा है, इसे क्या लगता है? और इससे पहले कि आप समझ पाएं, आप ऊंची आवाज में अपना बचाव करने लगते हैं। वहां मौजूद सभी लोग अनकंफर्टेबल हो जाते हैं, माहौल तनावपूर्ण हो जाता है और आपकी छवि पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। सिर्फ 60 सेकंड की भावनात्मक प्रतिक्रिया ने आपके पेशेवर पहचान पर धब्बा छोड़ दिया। इसी तरह रिश्तों में भी कभी कभी छोटी सी बात पर बहस शुरू होती है, लेकिन हम उस क्षण की भावनाओं को संभाल नहीं पाते। हम पुराने घाव कुरेदने लगते हैं, कड़वी बातें कह देते हैं और ऐसी चोट पहुंचा देते हैं जिसके निशान महीनों या सालों तक रहते हैं। एक छोटा विवाद बढ़कर एक ऐसे तूफान में बदल जाता है जिसे संभालने में बहुत ऊर्जा और समय खर्च होता है। ज्यादातर ब्रेकअप, रिश्तों की टूट फूट, दूरियां और गलतफहमियां असल में किसी बड़ी घटना की वजह से नहीं होती। वे इसीलिए होती हैं क्योंकि भावनात्मक प्रतिक्रिया को समय पर रोका नहीं गया। अब बात समझने वाली तो ये है कि जब हम इमोशनल रूप से रिएक्ट करते हैं तो हमारे शरीर में कोर्टिसोल और एड्रेनलिन जैसे तनाव हार्मोन या स्ट्रेस हार्मोन रिलीज होते हैं। ये केमिकल्स हमारी सोच पर पर्दा डाल देते हैं। इस स्थिति में हम स्पष्ट और संतुलित निर्णय नहीं ले पाते और ये हार्मोन उस पर समाप्त नहीं होते। ये कई घंटे या कभी कभी दिनों तक हमारे सिस्टम में रहते हैं। इसका मतलब है कि सुबह का झगड़ा पूरे दिन को खट्टा कर सकता है। घर की लड़ाई दफ्तर के काम पर असर डाल सकती है। दफ्तर का तनाव घर की शांति को प्रभावित कर सकता है। इस तरह दोस्तों, हम एक रिएक्टिव साइकिल में फंस जाते हैं जहां एक भावनात्मक विस्फोट अगले विस्फोट की संभावना को बढ़ा देता है। लंबे समय तक अगर ये चलता रहे तो इसका प्रभाव हमारे मस्तिष्क पर भी पड़ता है। वैज्ञानिक अध्ययन बताते हैं कि जो लोग बार बार इमोशनल कंट्रोल खोते हैं, उनका प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स यानी दिमाग का वो हिस्सा जो सोच, समझ और डिसीजंस और विवेक का केंद्र है, वो धीरे धीरे कमजोर होने लगता है। इसका मतलब है कि आप जितना ज्यादा इमोशनली रिएक्ट करेंगे, उतनी ही आपकी समझदारी, शांति, निर्णय लेने की क्षमता कम होती जाएगी। यानी भावनात्मक प्रतिक्रियाशीलता सिर्फ उस पल की समस्या नहीं है, ये धीरे धीरे आपकी मानसिक शक्ति को क्षतिग्रस्त कर देती है। अब इसकी कीमत ये बहुत ज्यादा भारी है। सोचिए कितने मौके आपसे इसीलिए छूट गए क्योंकि आप उस पल इमोशनली अनस्टेबल थे। कितने बार आपने गुस्से में कोई बात कह दी और बाद में पछतावा हुआ। रिश्तों में दूरी आई क्योंकि आप अपने वर्ड्स पर कंट्रोल नहीं रख सके। कितने बार अपने ही मन को कमजोरी और असहायता का अनुभव कराया। धीरे धीरे आप अपने ही ऊपर से विश्वास खोने लगते हैं। आप सोचते हैं आप बदल नहीं सकते, आप खुद को दोषी मानने लगते हैं और ये आपके सेल्फ कॉन्फिडेंस को अंदर से खा जाता है। पर अच्छी बात यह है कि इमोशनल रिएक्शंस कोई जन्मजात गुण नहीं है, ये आपके अंदर फिक्स नहीं है, ये एक आदत है
और हर आदत बदली जा सकती है। भावनाओं को नियंत्रित करना सीखने का मतलब भावनाएं दबाना नहीं है, बल्कि ये सीखना है कि कौन सी भावना कब उठ रही है, कहाँ से उठ रही है, उसकी ऊर्जा का सही उपयोग कैसे करना है। देखिए दोस्तों, भावना आने और रिएक्ट करने के बीच एक छोटा सा गैप होता है। यही वो गैप है जहां आपकी शक्ति है। अगर उस पल आप एक गहरी सांस ले लें, थोड़ी देर रुक जाएं, बात को समझने की कोशिश करें, अपने शरीर और मन को शांत करें, तो आप अपनी भावनाओं को आपको नियंत्रित करने से रोक सकते हैं। उदाहरण के लिए, जब गुस्सा आए तुरंत बोलने के बजाय 10 सेकंड रुकें। जब कोई आरोप लगे, रक्षात्मक होने के बजाय पहले पूरा सुने। जब आपको लगे कि कोई आपको नीचा दिखा रहा है, स्थिति को तथ्य के आधार पर देखें, भावनाओं के आधार पर नहीं। ये अभ्यास समय लेता है, पर जितना ज्यादा आप रुकेंगे, सोचेंगे और समझना सीखेंगे, उतना ही आपका दिमाग मजबूत होता जाएगा। आपका सेल्फ रिस्पेक्ट बढ़ेगा, आपके रिश्ते सुधरने लगेंगे, आपका दिमाग स्पष्ट होता चला जाएगा और आप एक ऐसे व्यक्ति बन जाएंगे जिन पर मुश्किल समय में भरोसा किया जा सकता है। यही इमोशनल मैच्योरिटी है, यही असली पावर है। भावनाओं को जीतना दूसरों को जीतने से कहीं बड़ा विजय है। भावनाओं को नियंत्रित करना सीखने से पहले ये समझना बहुत जरूरी है कि दिमाग भावनाओं को नियंत्रित करना इतना मुश्किल क्यों बना देता है। अक्सर हम खुद से नाराज होते हैं। अरे यार, मैंने ऐसा क्यों कह दिया, मैंने इतना गुस्सा क्यों किया, मैं क्यों रो पड़ी, मैं शांत क्यों नहीं रह पाया। हम सोचते हैं कि ये हमारी कमजोरी है, हमारा स्वभाव है, या शायद हमारी कोई कमी है। लेकिन सच्चाई ये है कि आपका दिमाग जानबूझकर ऐसा करता है। हाँ, सच में। आपकी भावनात्मक प्रतिक्रियाएं यानी इमोशनल रिएक्शंस कोई गलती नहीं है, वो अरबों सालों के एवोल्यूशन का रिजल्ट है। आइए मेरे साथ आपको अरबों साल पीछे लेकर जाती हूँ। बहुत पुराने समय में, जब इंसान जंगलों में रहता था और हर जगह जानलेवा खतरे थे, तो जिंदा रहने के लिए दिमाग को एक ऐसा सिस्टम चाहिए था जो खतरे को पहचान कर तुरंत कार्रवाई कर सके। उसी काम के लिए दिमाग में एक छोटा सा हिस्सा विकसित हुआ जिसे कहते हैं अमिगडाला। ये बादाम के आकार की एक छोटी सी संरचना है जो दिमाग के भीतर गहराई में छिपी होती है। पर ये छोटी होने के बावजूद हमारी इमोशनल जिंदगी का सेंट्रल अलार्म सिस्टम है। अब इसका असली काम क्या है? इसका काम है खतरे की पहचान करना, शरीर को तुरंत एक्टिव करना, सोचने की प्रक्रिया बंद करना और लड़ो या भागो की स्थिति तैयार करना। पुराने समय में ये बहुत ज्यादा हेल्पफुल था। जंगल में शेर दिखा, सोचने का समय नहीं था, भागो या भाले से वार करो। सोचने में देरी मतलब मौत। इसीलिए अमिगडाला ये सुनिश्चित करता था कि जब भी कोई खतरा दिखे, दिमाग का सोचने वाला हिस्सा यानी प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स तुरंत बंद कर दिया जाए और शरीर में एड्रेनलिन, कॉर्टिसोल और अन्य तनाव हार्मोन भेज दिए जाएं ताकि इंसान तेजी, ताकत और आक्रामक ऊर्जा के साथ बच सके। अब दोस्तों, असली समस्या यहीं आती है। दुनिया बदल चुकी है। अब हम शेरों और जंगलों में नहीं रहते, हम ऑफिस में रहते हैं, रिश्तों में रहते हैं, समाज में जीते हैं। खतरे अब शारीरिक नहीं बल्कि इमोशनल और सोशल हैं। लेकिन आपका अमिगडाला अभी भी उसी पुराने सिस्टम से चलता है। उसे फर्क नहीं पड़ता कि बॉस की डांट कोई शेर नहीं है, पार्टनर की शिकायत कोई जानलेवा हमला नहीं है, किसी का असहमत होना मौत नहीं है। अमिगडाला एक ही चीज समझता है, खतरा अभी, तुरंत प्रतिक्रिया दो। यही वो स्थिति है जिसे कहते हैं अमिगडाला हाईजैक
यानी इस स्थिति में आपका दिमाग का सोचने वाला हिस्सा ऑफलाइन हो जाता है। आप अचानक गुस्सा, डर, रोना, बहस या तकरार में फट जाते हैं। आप बाद में सोचते हैं मुझे गुस्सा नहीं करना चाहिए था, और विज्ञान कहता है भावनात्मक सक्रियता के दौरान आप सचमुच कम बुद्धिमान हो जाते हैं, क्योंकि दिमाग ने तर्क बंद कर दिया है। यहाँ पर दोस्तों सबसे खतरनाक बात पता है क्या है? एमिगडाला अनुभव से भी सीखता है। यस, इट लर्न्स फ्रॉम योर एक्सपीरियंसेस, लेकिन गलत तरीके से। अगर आपके साथ कभी किसी रिश्ते में चोट लगी तो एमिगडाला सीख लेता है प्यार का मतलब खतरा। अगर बचपन में डांट खूब पड़ी तो वो सीख लेता है डांट मतलब हमला। अब जब कोई साधारण फीडबैक भी दे देता है तो एमिगडाला पुरानी यादों के आधार पर अलार्म बजा देता है। इसीलिए जिन लोगों को रिश्तों में धोखा मिला हो वो थोड़ी देर रिप्लाई ना आने पर बेचैन हो जाते हैं। जिनकी बचपन में बात नहीं सुनी गई वो बड़े होने पर अपनी बात को साबित करने के लिए आक्रामक हो जाते हैं। जिन पर ज्यादा नियंत्रण हुआ हो वो नियंत्रण के डर से छोटी छोटी बातों में भड़क जाते हैं। एमिगडाला का एक और गुण है नेगेटिविटी बायस, यानी बुरी बातों को ज्यादा याद रखता है, गलत अनुभव को बहुत बार दोहराता है, दर्द को बिना कारण भी दोबारा महसूस कराता है क्योंकि पुराने समय में खतरा भूल जाने का मतलब था मौत, पर खुशी भूल जाने का मतलब था बस अफसोस। तो दिमाग ने बुरा याद रखना चुन लिया। दोस्तों, आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते कि एमिगडाला कितना पावरफुल है। ये खतरे को सिर्फ 12 मिलीसेकंड में पकड़ लेता है, जबकि आपका समझने वाला दिमाग उसी बात को 500 मिलीसेकंड में समझता है। यानी तब तक आप रिएक्ट कर चुके होते हैं इससे पहले कि आप समझना भी शुरू करें। इसीलिए कभी कभी आप अचानक गुस्सा हो जाते हैं और फिर बाद में खुद से पूछते हैं मैंने गुस्सा क्यों किया। आज की दुनिया इसे और खराब करती है। लगातार नोटिफिकेशन, सोशल मीडिया पर तुलना, काम का दबाव, रिश्तों की अपेक्षाएं, नींद की कमी, शरीर की थकान, ये सब एमिगडाला को हमेशा अलर्ट रखता है। और जब एमिगडाला हाइपर एक्टिव हो जाए तो छोटी सी बात भी तेज रिएक्शन पैदा कर सकती है। थोड़ी सी देरी, थोड़ा सा क्रिटिसिज्म, थोड़ा सा डिसएग्रीमेंट, बस दिमाग हाईजैक। अब असली सच्चाई बताऊं, ये जानकर आपको राहत मिलनी चाहिए कि इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। आपका दिमाग ही ऐसे डिजाइन हुआ है। लेकिन आप मजबूर भी नहीं हैं, क्योंकि एमिगडाला और प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स के बीच एक छोटा सा गैप होता है, मैंने बताया था। और उसी में छुपी है आपकी पावर, जहां आप रुकना सीखते हैं, सांस लेना सीखते हैं, प्रतिक्रिया के बजाय रिप्लाई चुनना सीख सकते हैं। आप अपने दिमाग को नया पैटर्न सिखा सकते हैं। आप एमिगडाला को कमजोर और प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स को मजबूत कर सकते हैं। ये इमोशनल कंट्रोल है, ये सेल्फ पावर है, ये सीखा जा सकता है। चैप्टर 2, द 4 लेवल्स ऑफ इमोशनल मास्टरी। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि भावनाओं पर काबू मतलब या तो पूरा कंट्रोल या बिल्कुल नहीं, लेकिन असल में ऐसा नहीं है। भावनाओं पर नियंत्रण धीरे धीरे आता है और हर इंसान अलग अलग लेवल से गुजरता है। सबसे पहला लेवल वो होता है जब इंसान भावना के आते ही तुरंत प्रतिक्रिया दे देता है। किसी ने कुछ कहा और आप बिना सोचे समझे जवाब दे देते हैं। गुस्सा आया तो फूट गए, डर लगा तो बच निकलने की कोशिश की, दिल दुखा तो चुप हो गए या रो पड़े। यहाँ इंसान को लगता है कि जो महसूस हो रहा है वही सच है। उसे लगता है कि उसकी प्रतिक्रिया पूरी तरह सही है। वो मानता है कि दूसरे लोग उसकी भावनाओं के जिम्मेदार हैं। इस स्थिति में इंसान को लगता है उसने ऐसा कहा इसीलिए मैं गुस्सा हुआ, अगर लोग सही रहें तो मैं भी ठीक रहूंगी। यह इंसान अपने मन को दूसरों के हाथ में दे देता है। फिर एक दूसरा लेवल आता है। यहाँ इंसान जानता है कि वो भावनाओं में बह रहा है, लेकिन फिर भी खुद को रोक नहीं पाता। यानी उसे पता है कि अभी गुस्सा करने से बात बिगड़ जाएगी,
लेकिन वो फिर भी बोल देता है। उसे पता है कि मैसेज नहीं लिखना चाहिए, लेकिन लिख देता है। उसके अंदर थोड़ी समझ आ चुकी है, लेकिन कंट्रोल अभी नहीं आया, और इसके बाद कई बार पछतावा भी होता है। और फिर तीसरा लेवल आता है, जहां असली बदलाव शुरू होता है। यहाँ इंसान रुकना सीख जाता है। भावना आती है, लेकिन वो तुरंत रिएक्ट नहीं करता। वो खुद से पूछता है, मैं अभी ऐसा क्यों महसूस कर रहा हूँ? अगर मैं शांत रहकर बोलूं तो क्या बेहतर होगा? यहाँ इंसान भावनाओं को महसूस करने से पहले देखना सीखता है, ना कि उनमें बह जाना। गुस्सा आता है, लेकिन अपनी आवाज धीमी रखता है। डर लगता है, वो फिर भी कदम आगे बढ़ाता है। दुख होता है, लेकिन वो खुद को समझाता है। समस्या खोजने की जगह समाधान ढूंढना बेहतर है। यहाँ इंसान समझ जाता है कि भावनाएं आदेश नहीं है, बस संकेत हैं। और फिर आता है चौथा और सबसे सुंदर लेवल। यहाँ इंसान भावनाओं को बदलना सीख लेता है। गुस्सा आता है, लेकिन वो उसे हिम्मत और स्पष्ट बोलने की ताकत बना लेता है। डर आता है, लेकिन वो उसे तैयारी और सावधानी में बदल देता है। दुख आता है, लेकिन वो उसे गहराई और समझ में बदल देता है। यहाँ भावनाओं से लड़ाई नहीं होती, यहाँ भावनाएं दोस्त बन जाती हैं। और ये कोई रात भर में नहीं होता, ये धीरे धीरे होता है। हो सकता है आप काम में बहुत शांत हों, लेकिन परिवार में जल्दी परेशान हो जाएं। कोई बात नहीं, इसके लिए खुद को दोष देने की कोई जरूरत नहीं है। जरूरी है कि आप समझें और सीखने को तैयार हों। भावनाओं पर असली काबू तब आता है जब आप समझ लेते हैं कि आप महसूस तो सब करेंगे, लेकिन फैसला आप खुद चुनकर करेंगे। सच कहीं, बस यही है असली ताकत। और अब आता है अगला चैप्टर, लर्न टू स्टॉप, अदरवाइज योर इमोशंस विल ड्राइव यू। रुको, वरना भावनाएं तुम्हें चलाएंगी। जब भी हमारे अंदर कोई तेज भावना उठती है, चाहे वो गुस्सा हो, घबराहट हो, जलन हो, निराशा हो या दुख हो, उस समय हम अक्सर बिना सोचे समझे रिएक्ट करते हैं। ऐसा इसीलिए नहीं कि हम बुरे इंसान हैं, बल्कि इसीलिए कि उस पल में एक तूफान चल रहा होता है। भावनाएं ये कह रही होती हैं कि कुछ करो, अभी करो, तुरंत करो, और हम वैसे ही कर देते हैं। बाद में हम सोचते हैं, काश मैं थोड़ा सा रुक जाती, काश मैंने वो बात न कही होती, काश मैं इतनी जल्दी फैसला नहीं लेता। हर इंसान जीवन में किसी न किसी मोड़ पर ये महसूस करता है कि सबसे बड़ा नुकसान हमारे बोलने या करने से नहीं, बल्कि जल्दी बोलने और जल्दी करने से होता है। यहीं से भावनाओं पर महारत शुरू होती है। महारत का मतलब ये नहीं कि आप भावुक नहीं होंगे। महारत का मतलब है भावनाएं आएंगी, पर वो आपको चलाएंगी नहीं। इस चैप्टर में हम एक ऐसे सिंपल टेक्निक सीख रहे हैं जो मुश्किल से मुश्किल समय में आपको अपने आप पर वापस ले आएंगी। उसका नाम है स्टॉप मेथड। S मीन्स स्टॉप, पल भर के लिए रुकना, चाहे आधा सेकंड ही क्यों ना हो। पल भर ठहर जाओ। बेसुरा गाने के लिए सॉरी। चाहे आप जो कर रहे हो वहीं रुक जाओ। कोई बोल रहा है, जवाब देने की जल्दी मत करो। मैसेज आया है, तुरंत रिप्लाई मत करो। किसी बात से चोट लगी है, उस पल बदला लेने की सोचना बंद करो। रुकना एक छोटी सी हरकत है जो अंदर बहुत बड़ा बदलाव लाती है। जैसे ट्रेन के ब्रेक 1 इंच दबे हों, पर रुकने की दिशा शुरू हो चुकी है। रुकने से दिमाग को ये संदेश मिलता है कि मैं अपने ऊपर हूँ, मेरी भावना मुझ पर नहीं है। T, S का हमने सीख लिया स्टॉप, और अब T का मतलब है टेक अ ब्रेथ, गहरी सांस लीजिए। कोई फालतू बात नहीं। जब भी भावना उग्र होती है, जब भी तेज होती है, हमारी सांस छोटी हो जाती है, और छोटी सांस दिमाग को डर का संकेत देती है। हम 4-4-6 सांस लेते हैं। यानी इस मेथड में आप
4 सेकंड धीरे धीरे सांस अंदर, 4 सेकंड के लिए रोक कर और फिर 6 सेकंड के लिए बाहर निकालते हैं, धीरे धीरे, जैसे हम खुद को शांत कर रहे हों। सांस बदलने से शरीर को तुरंत ये सिग्नल आता है, मैं सुरक्षित हूं, मैं संभाल सकता हूं, और दिमाग वापस सोचने लायक हो जाता है। एस का मतलब समझ लिया? टी का मतलब समझ लिया? कमेंट करके जरूर बताइएगा इनका मतलब आपको याद है कि नहीं। और अब आते हैं ओ पर। ओ मीन्स ऑब्जर्व। अब हम ऑब्जर्व करते हैं कि असल में क्या हो रहा है। खुद से पूछिए, मैं अभी क्या महसूस कर रहा हूँ? गुस्सा, चोट, डर, सुरक्षा, प्रेम? मैंने ऐसा क्यों महसूस किया? क्या मैं स्थिति को बढ़ा चढ़ाकर देख रहा हूँ? आप कमेंट बॉक्स में लिखिए कि इस समय आप कैसा फील कर रहे हैं। अच्छा, यहाँ हम क्या करते हैं, भावना और सच्चाई को अलग कर देते हैं। जैसे अगर कोई जवाब नहीं दे रहा तो हम सोच लेते हैं कि वो हमें इग्नोर कर रहा है, पर असल में ये भी हो सकता है कि वो बिजी हो। हम जो मान लेते हैं वो हमेशा सच नहीं होता। ये देखने की क्षमता ही भावनाओं की परिपक्वता यानी इमोशनल मैच्योरिटी है। पी यानी कि एस का मतलब, टी का मतलब, ओ का मतलब क्लियर है। और अब लास्ट वर्ड पी। पी मीन्स प्रोसीड। अब आपको फैसला करना है कि आपको क्या करना है और कैसे करना है। यहाँ हम उस इंसान की तरह बिहेव करते हैं जो हम बनना चाहते हैं। ज्यादा ताकतवर रिएक्शन हमेशा चिल्ला कर नहीं होती। कई बार सबसे ताकतवर प्रतिक्रिया होती है शांत रहना। कई बार सही जवाब होता है थोड़ी देर बाद जवाब देना। कई बार असली जीत होती है लड़ाई को खत्म कर देना, चाहे आप सही हों। कई बार हम आगे बढ़ जाते हैं क्योंकि हम खुद को खोना नहीं चाहते। क्या ये आसान होगा? नहीं, शुरू में नहीं। देखिए दोस्तों, नेक्स्ट टाइम जब आप इनमें से किसी भी मेथड को इमोशनली कंट्रोल होने में अपनाएंगे तो आप पता है किन किन चीजों का सामना करेंगे। जैसे पहले तो आपको किसी भावना के जाने के बाद ये चीजें याद आएंगी, अरे यार काश उन मेथड्स को यूज कर लिया होता, इमोशनली कंट्रोल हो जाती मैं। या फिर कभी बीच में याद करेंगे, या फिर उस भावना के आने से पहले ही पहचानने लगेंगे। इन तीनों में से किसी भी तरह की स्थिति आपके साथ हो सकती है। और यही है आपकी प्रोग्रेस। भावनाओं से भागना नहीं, उनके ऊपर खड़े होना सीखना है। धीरे धीरे आप महसूस करेंगे आप कम गुस्सा करते हैं, कम टूटते हैं, कम घबराते हैं और बहुत ज्यादा समझदारी से जीते हैं। आप अपने आप के मालिक बनना शुरू करते हैं। अगर अब तक आप ये समझ चुके हो कि भावनाएं अचानक नहीं आती, उनके आने के पीछे दिमाग का एक पूरा सिस्टम काम करता है। आपने ये भी सीख लिया कि किसी भी इमोशनल रिएक्शन के बीच एक छोटा सा गैप होता है जहां आप रुक सकते हो, खुद को संभाल सकते हो, और इसे ही हम स्टॉप मेथड कहकर समझ चुके हैं। लेकिन अब बात इससे आगे की है। अब बात है उस लेवल की जहां लोग सिर्फ अपनी भावनाओं को रोकते नहीं बल्कि उन्हें सही दिशा में चलाना सीख जाते हैं। इस लेवल पर आप कमजोर भावनाओं को ताकत बनाते हो, डर को समझ बनाते हो, गुस्से को एनर्जी में बदलना सीखते हो, और यही असली इमोशनल मैच्योरिटी की सीख है। यहीं से जिंदगी बदलनी शुरू होती है। सोच बदलो तो भावना बदलती है, लेकिन सच्चाई ये है कि भावनाएं बाहर की घटना से नहीं, उस घटना को आपने कैसे समझा उससे बनती है। मान लो आप किसी मीटिंग में बोल रहे हो और दो लोग मोबाइल में देख रहे हैं। अगर आप ये सोच लो कि ये लोग मेरी बातों में दिलचस्पी नहीं ले रहे, इंटरेस्टेड नहीं है, या शायद मैं खराब बोल रही हूँ, तो आप तुरंत शर्म, झिझक, डर या गुस्सा हो जाएंगे। लेकिन अगर उसी पल आप ये सोच लो शायद ये लोग वही चीज सर्च कर रहे हैं जो मैं बता रही हूँ, या शायद ये नोट्स लिख रहे हों, तो भावना बदल जाती है। ध्यान दीजिए, घटना वही थी, लोग वही थे, कमरा वही था, बदला क्या? घटना का मतलब। यही है कॉग्निटिव रिफ्रेमिंग, यानी सोच के एंगल को बदलना।
ये कोई झूठ बोलना या सकारात्मक सोचने का नाटक नहीं है। ये सिर्फ ये मानना है कि पहले सोच हमेशा सही नहीं होती। दिमाग अक्सर पुराने दर्द, डर की वजह से साधारण बातों को भी खतरा समझ सकता है। आपको बस इतना करना है कि जब भी मन किसी बात पर बेचैन हो तो खुद से पूछो, इसका क्या कोई और मतलब भी हो सकता है? जैसे ही तुम दूसरा मतलब देखने लगते हो, भावना अपनी तीव्रता कम कर देती है। अच्छा दोस्तों, हम सीख रहे हैं द पावर ऑफ नॉट रिएक्टिंग बुक के बारे में, जहां हम अपने इमोशंस को कंट्रोल करना सीख रहे हैं। इमोशंस मतलब भावनाएं। पर क्या आप जानते हैं अपनी भावनाओं के नाम? क्योंकि अब जो मैं आपको बताने जा रही हूँ उसके लिए जरूरी है आपका ये जानना कि आपको पता हो कि आप में कौन सी भावना आ रही है, यानी उस भावना का नाम क्या है। जैसे निराशा, गुस्सा, असुरक्षा, थकान, घबराहट, दुख, जलन, अकेलापन, गिल्ट, प्रेम एटसेट्रा। अगर आप भावना का सही नाम ही नहीं जानोगे तो उसे शांत कैसे करोगे? मान लो आपको गुस्सा आ रहा है, लेकिन असल में आपके दिल पर चोट लगी है, आपको इम्पोर्टेंस नहीं मिली, आपका ये दर्द गुस्से के रूप में बाहर आ रहा है। अगर आप ये पहचान सको कि मुझे गुस्सा नहीं दुख हुआ है, तो आधा समाधान वहीं बदल जाएगा। गुस्से में आप लड़ाई करने लगते हो और दुख समझ में आ जाए तो आप बात करने, समझने और ठीक करने का रास्ता चुनते हो। भावना का नाम लेना दिमाग के उस हिस्से को एक्टिव कर देता है जो सोचने और फैसले लेने के काम आता है। यहाँ सिर्फ नाम बोल देने से आधी भावना शांत हो गई। अब शरीर के जरिए मन को कैसे शांत करते हैं, देखिए। भावनाएं केवल दिमाग में नहीं होती, वो पूरे शरीर में होती हैं। हमारे शरीर में ऐसी कई जगहें हैं जहां भावनाएं जमा होती हैं। गुस्सा कंधों में, चिंता पेट में, तनाव गर्दन में, डर दिल की धड़कन में। इसीलिए कभी कभी भावना को शांत करने के लिए शब्दों या तर्कों की जरूरत नहीं होती। शरीर को बदल लो, भावना बदल जाएगी। धीमी गहरी सांसें शरीर को बताती हैं कि खतरा नहीं है। ठंडा पानी चेहरे पर डालना तंत्रिका तंत्र को यानी नर्वस सिस्टम को झटके से शांत करता है। मांसपेशियों को कसकर फिर ढीला करना शरीर में फंसी ऊर्जा को बाहर निकाल देता है। ये कोई टेक्निक नहीं, ये शरीर की जैविक सच्चाई है। शरीर और मन हमेशा साथ काम करते हैं। अगर एक शांत होगा तो दूसरा भी शांत हो जाएगा। अब तीसरा तरीका है समय का नजरिया बदलना। जब हम भावनाओं में फंसे होते हैं तो लगता है ये स्थिति बहुत बड़ी है और हमेशा रहने वाली है। दिमाग कहता है ये बाद में भी दुख देगा, ये हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा, ये बहुत बड़ी बात है। लेकिन जब आप खुद से पूछते हो तो 1 घंटे बाद ये बात कितनी भारी लगेगी, कल इस बात की क्या अहमियत होगी, 1 साल बाद मेरे जीवन में ये बात कहाँ होगी, अधिकतर समय जवाब आता है शायद इतनी बड़ी नहीं। और उसी पल भावना का बोझ हल्का हो जाता है। ये ऐसा है जैसे तुम पानी में डूबी हुई हो और अचानक सिर बाहर निकालकर हवा ले लो। समस्या खत्म नहीं होती, लेकिन घुटन खत्म हो जाती है। ऊर्जा को बचाना और समझदारी से खर्च करना अगला तरीका है। यहाँ हम भावनाओं को संभालना सीखते हैं, क्योंकि भावनाएं ऊर्जा खाती हैं। अगर तुम थकी हुई हो, भूखी हो, कम सोई हो, तो छोटा सा झटका भी बड़ा तूफान बन सकता है। इसीलिए कभी कभी सबसे बुद्धिमानी वाली बात ये होती है कि रुक जाओ, बजाय कि लड़ने के। अगर मन पहले से भारी हो तो कठिन बातचीत उस समय मत करो, बाद में करो। ये कमजोरी नहीं है, ये रणनीति है। नींद, खाना, हवा, पानी, चलना, ये सब सिर्फ शरीर के लिए नहीं, भावनात्मक ताकत के लिए है। तुम्हारा मन उतना ही मजबूत होगा जितना तुम्हारा शरीर संभला हुआ होगा। अंत में दोस्तों इतना ही कहूंगी कि इन तरीकों को सीखने में समय लगता है। आप एक दिन में शांत, संतुलित, बुद्धिमान नहीं बन जाओगे, लेकिन धीरे धीरे एक दिन तुम खुद को उस स्थिति में पाओगे जहां
पहले तुम टूट जाते थे और इस बार तुम गिरोगे नहीं। तुम्हारी भावनाएं तुम्हारे खिलाफ नहीं होंगी, वो तुम्हारे साथ खड़ी होंगी। और उस दिन तुम समझोगे ताकत का मतलब भावना को दबाना नहीं होता। ताकत का मतलब होता है भावना को पहचानना, समझना और दिशा देना। दोस्तों, जाते जाते लास्ट के सिर्फ 5 मिनट में मैं आपको बताऊंगी वो छोटी छोटी प्रैक्टिस जो आपको और मजबूत बनाएंगी, इमोशनली और मेंटली, फिजिकली भी। आइए सीखते हैं। जब इंसान की नींद पूरी नहीं होती, शरीर थका हुआ होता है, दिमाग पहले से स्ट्रेस में होता है, तो इमोशनल कंट्रोल मुश्किल हो जाता है। इसीलिए यहाँ से शुरुआत होती है। तो सबसे पहले आती है नींद। नींद सिर्फ शरीर को आराम देने के लिए नहीं होती, ये आपके दिमाग को बैलेंस्ड रखती है। अगर नींद ठीक से ना हो तो दिमाग का वो हिस्सा जो भावनाओं को शांत रखता है धीमा हो जाता है। इसीलिए 7 से 8 घंटे की नींद बहुत जरूरी है। नियमित समय पर सोना, सोने से पहले स्क्रीन से दूरी, शांत कमरा, ये सब बहुत जरूरी है, अनिवार्य है, ऐच्छिक नहीं। खाना और भावनाएं भी सीधे तौर पर जुड़े हुए हैं। अक्सर लोग मानते हैं कि मूड सिर्फ मानसिक चीज है, पर सच्चाई ये है कि दिमाग उसी एनर्जी पर चलता है जो आप खाते हैं। अगर आप खाना छोड़ते रहते हैं, सिर्फ चाय कॉफी पर दिन चलाते हैं, ज्यादा चीनी, जंक फूड, तला हुआ खाना खाते हैं, तो आपका ब्लड शुगर अनबैलेंस्ड हो जाता है। जैसे ही ब्लड शुगर ऊपर नीचे होता है, मूड भी ऊपर नीचे होने लगता है। इसीलिए कहते हैं कि मुझे समझ नहीं आता मैं इतनी जल्दी परेशान क्यों हो जाता हूँ। लेकिन जवाब बहुत साधारण है। शरीर अस्थिर है, इसीलिए भावनाएं भी अस्थिर हैं। प्रोटीन, पानी, अच्छे वसा और प्राकृतिक भोजन, ये भावनात्मक स्थिरता की असली दवा है। एक्सरसाइज सिर्फ फिजिकली नहीं, इमोशनली भी जरूरी है। जब आप शरीर को हर दिन थोड़ा तनाव देते हैं, जैसे दौड़ना, चलना, योग, डांस करना, खेलना, वेट ट्रेनिंग करना, तो आपका दिमाग तनाव सहने की क्षमता बढ़ाता है। व्यायाम शरीर को नहीं, मन को भी मजबूत करता है। ये दिमाग में ऐसे केमिकल्स पैदा करता है जो खुशी, इंस्पिरेशन, शांति और स्थिरता को बढ़ाते हैं। ये इफेक्ट सिर्फ उस समय तक नहीं रहता जब आप एक्सरसाइज कर रहे हों, बल्कि ये आपके पूरी इमोशनल डिजाइन को बदलना शुरू कर देता है। अगर आप इमोशनली स्ट्रांग बनना चाहते हैं तो सबसे ज्यादा जरूरी चीज है अपनी सोच को भी फ्लेक्सिबल बनाना। जब दिमाग जिद्दी हो जाता है, कहता है कि सिर्फ यही तरीका सही है, तब छोटी सी समस्या भी बड़ी बन जाती है। लेकिन जब आप अपनी सोच को लचीला बनाना सीखते हो, फ्लेक्सिबल बनाना सीखते हो, तब आप परिस्थिति को एक और एंगल से देख पाते हो। तब परेशानियां वैसी नहीं लगती जैसी पहले लग रही थीं। फ्लेक्सिबिलिटी ये नहीं है कि आप मूल विश्वास छोड़ दो, बल्कि फ्लेक्सिबिलिटी ये है कि आप समझ और चुनाव की क्षमता बढ़ा लो। थोड़ा थोड़ा डिस्कम्फर्ट चुनिए, जैसे ठंडे पानी से नहाना, मंच पर बोलना, कोई डराने वाला काम करना, कोई ऐसी चुनौती लेना जो आसान ना हो। ये सब आपकी इमोशनल मैच्योरिटी को बढ़ाते हैं। अगर आप हमेशा आसान रास्ता चुनते हैं तो मन कमजोर हो जाता है। अगर आप कभी कभी कठिन रास्ता चुनते हैं तो मन बहुत मजबूत हो जाता है। आराम भी उतना जरूरी है। ज्यादा कोशिश करने वाले लोग अक्सर ये गलती करते हैं कि वो आराम को इम्पोर्टेंस नहीं देते, लेकिन भावनात्मक मजबूती बिना रिकवरी के नहीं आती। मन को सांस लेने की जरूरत होती है। शांत बैठना, नेचर के साथ टाइम स्पेंड करना, मेडिटेट करना, फोन से दूरी रखना, ये सब मन को वापस बैलेंस्ड बना देते हैं। दोस्तों, इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप मुझे प्रॉमिस करके जाइए कि मेरी अगली वीडियो आने तक आप इमोशनल मैच्योरिटी की राह पर एक कदम आगे बढ़ चुके होंगे, यानी आप कोशिश कर चुके होंगे अपने आप को भावनात्मक रूप से मजबूत बनाने की। मैं उम्मीद करती हूँ, जैसा कि मैंने वादा किया था, आप पहले जैसे इंसान नहीं रहेंगे जिसने इस ऑडियो बुक पर क्लिक किया था। So that's it for today. कमेंट में लिखिए I am ready to be emotionally matured. मैं भावनात्मक रूप से मजबूत होने के लिए तैयार हूँ।
इसी के साथ मैं आपसे विदा लेती हूँ। मिलूंगी जल्द एक और नई किताब के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।